अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम अपने सोलर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से। मैं आपको यहाँ पर एक एस्ट्रॉयड दिखा रहा हूँ जिसका नाम है सेंटोरस चारिक्लो। सेंटोरस चारिक्लो एक ऐसा एस्ट्रॉयड है, एक ऐसी स्पेस रॉक है जिसके रिंग्स हैं। अमूमन हम ये समझते हैं कि रिंग्स सिर्फ प्लैनेट्स के गिर्द हो सकते हैं, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें नई नई चीज़ें दिखा रही हैं। 13.15 से 18.45 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसका डिस्टेंस है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूरज से ज़मीन तक के फासले को कहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह हमसे कितना दूर है। ये एस्ट्रॉयड काइपर बेल्ट का हिस्सा है। काइपर बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम के गिर्द एक बेल्ट है जिसमें एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। यानी अगर हम नेपच्यून और यूरेनस से भी दूर चले जाएं तो एंड पर काइपर बेल्ट आती है और उस बेल्ट से इसको खींचा, अंदर की तरफ खींचा नेपच्यून ने, और नेपच्यून ने इसको जब अंदर खींचा तो अब इस वक्त ये नेपच्यून और यूरेनस के बीच में सूरज का चक्कर लगा रहा है। इसलिए अब ये हमारे सोलर सिस्टम का एक ज़्यादा करीबी हिस्सा बन गया है। हम इसे पहले मॉनिटर करेंगे और जेम्स वेब टेलीस्कोप से इसे पहले देखेंगे। बहुत ही मज़े की बात यह है कि इसके रिंग्स का पता कैसे चला। तो मैं आपको आज यह साइंस इतनी आसान करके बताऊंगा कि आपको मिनटों में पता चल जाएगा कि इसके रिंग्स का कैसे पता चला है। वैसे इस प्रोसेस को ऑकुलेशन कहते हैं। तो जब हम एक बॉडी की तरफ देख रहे हैं और उस बॉडी के पीछे एक सितारा है, तो फ़र्ज़ कीजिए कि ये बॉडी है, मेरा हाथ एक बॉडी है और उसके पीछे एक सितारा है जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे हैं, तो आपको कोई एक मूव करता हुआ नज़र आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर जो तस्वीर दिखा रहा हूँ उसमें वो सितारा, छोटा सा सितारा जो बहुत दूर है, वो मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उसे क्या करना चाहिए? अगर वो सितारा इस एस्ट्रॉयड के पीछे से गुजरता तो वो एक मर्तबा गायब होता थोड़ी देर के लिए और फिर निकल आता, तो हमें पता चल जाता है कि वो इस एस्ट्रॉयड के पीछे छुपा हुआ है। लेकिन ये सितारा इस एस्ट्रॉयड के पीछे से नहीं गुजरा, बल्कि ये थोड़ा सा इसके ऊपर से गुजरा। लेकिन जब ये सितारा इस एस्ट्रॉयड के पास आ रहा था तो थोड़ी देर के लिए इसने आंख झपकी, यानी ये गायब हुआ। अब साइंसदान हैरान रह गए कि क्यों इसने आंख झपकी। आप देखिए इसकी लाइट में भी डिप आई है, ब्राइटनेस में। यहाँ पर तो एस्ट्रॉयड है ही नहीं। और उसके बाद वो एस्ट्रॉयड के ऊपर से साइड से गुजरता गुजरता फिर उसने एक मर्तबा आंख झपकी, 2 मर्तबा उसने ब्लिंक किया और फिर हमें अंदाजा हुआ कि 2 मर्तबा ब्लिंक करने का मतलब यह है कि इसके गिर्द भी कुछ चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं, यानी इसके रिंग्स हैं। मैं आपको यहाँ पर ब्राइटनेस वर्सेस टाइम ग्राफ दिखा रहा हूँ, तो आप देखें कि ब्राइटनेस में 2 मर्तबा डिप आई है, यानी इसने आंख झपकी है। इससे हमें अंदाज़ा हुआ और उसके बाद हमने हबल टेलीस्कोप से भी इसे देखा और बहुत सी स्टडीज़ की, और हमें पहले भी पता था कि इसके रिंग्स हैं, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने उन थ्योरीज को साबित कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम किसी स्टार के प्लैनेट को डिस्कवर करते हैं, तो दूर दराज का एक सितारा है और उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा है कि हम डायरेक्ट उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसका जो प्लैनेट है वो उसके आगे से गुजरता है। और जब प्लैनेट उसके आगे से गुजरता है तो उसकी जो ब्राइटनेस है, लाइट है, उसमें डिप आती है। वो डिप आप देख सकते हैं कि जैसा ही प्लैनेट उसके सामने आया वो डिप आ गई, और फिर प्लैनेट जब दूसरी तरफ गया तो वो डिप ठीक हो गई। अब हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ब्राइटनेस में ये जो कमी है, ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्लैनेट गुजरा है। हम डायरेक्टली प्लैनेट को नहीं देख सकते, लेकिन हम लाइट से एक चीज़ डिस्कवर करते हैं इस डिप से। फिर इस डिप में और भी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अगर मैं लाइट को तोड़ दूं उसके रंगों में, यानी उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करूं, उसके रंगों में तोड़कर देखूं कि कौन कौन से रंग अब मौजूद नहीं है, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस सियारे की, इस प्लेनेट की एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं, क्योंकि उन गैसेज ने उन रंगों को अपने पास कैदी रख लिया, चुरा लिया, और वो रंग हम तक रोशनी के नहीं पहुंचे। तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो प्लेनेट मूव किया है
उसके अंदर एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने रोशनी जो आ रही थी उस रोशनी को तोड़ा, उसके रंगों में उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, उसका स्पेक्ट्रम देखा, और जब सेंटोरस चारिक्लो का स्पेक्ट्रम देखा गया तो हमें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर क्रिस्टलाइन वाटर और आइस मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पानी तो है ही है, लेकिन उसके साथ पानी, क्योंकि ये बहुत दूर है, ठंडी जगह है, आइस की फॉर्म में भी मौजूद है, और वो आपको इसके स्पेक्ट्रम में भी नज़र आ रहा है। तो हमें अंदाज़ा हो गया। चलते हैं यूरेनस की तरफ, जो कि अब 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फासले पर है। यूरेनस की मैं 2 तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। 1986 में ये बिल्कुल एक गेंद की तरह था, लेकिन आज आप देखें कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम कितना डीपली से देख सकते हैं। हमें ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि इसके रिंग्स होते हैं। पहले तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि इसके रिंग्स होते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा हो गया कि इसके रिंग्स हैं। उसके साथ साथ इसकी सरफेस पे हमें क्लाउड्स भी मिल रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है कि क्लाउड्स मौजूद हैं। यूरेनस में एक ख़ास बात यह है कि ये बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले में और तरीके की टिल्ट रखता है। हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो बिल्कुल सीधे नहीं हैं, यानी वो बिल्कुल इस तरीके से नहीं है, वो टेढ़े हैं इस तरीके से या इस तरीके से। जिस तरीके से ये एक साहब हैं जो सोच रहे हैं, ये बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन अगर मैं इनको ऐसे कर दूं तो ये टिल्ट है, और अगर ये इस तरह घूमने शुरू हो जाएं तो इसी तरीके से हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। कुछ में ये टिल्ट ज़्यादा है, कुछ में कम है, कुछ में इस तरफ है, कुछ में इस तरफ है। लेकिन अगर हम बात करें यूरेनस की, तो यूरेनस साहब जो है ना वो बिल्कुल ऐसे हैं, और वो इस तरीके से घूम रहे हैं। यानी उनकी टिल्ट इतनी ज़्यादा है कि वो ऑलमोस्ट टेढ़े हुए हुए हैं। ये टिल्ट क्यों है उसकी बहुत सी थेरीज हैं, और उसमें एक थेरी ये भी है कि शायद इससे कोई डॉर्फ प्लैनेट या कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आके टकराया, कोई भी बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी आके टकराई और उसने टिल्ट काफ़ी चेंज कर दी। लेकिन अब हम इस टिल्ट को भी स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 430 सेकंड लगे हैं हमें यूरेनस की ये तस्वीर लेने में। इस तस्वीर की 2 कंपोजिट कलर इमेज प्रोसेसिंग की गई है। ये एक टेक्निकल वर्ड है जो कि बोलना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको रिंग्स नज़र आ रहे हैं, इसके मून्स नज़र आ रहे हैं, और आपको इसके क्लाउड्स भी नज़र आ रहे हैं। ये भी बताता चलूँ कि इस तस्वीर के ज़रिए हम ना सिर्फ इसके एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं, विंड डायरेक्शन भी देख रहे हैं, इसके तूफानों को भी देख रहे हैं, इसके पोलर रीजन्स को भी देख रहे हैं कि आखिर वहाँ पर क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसके रिंग्स को भी देख रहे हैं, और मून्स तो हमारे पास है ही है। तो हम पूरा एक स्टडी बना रहे हैं, और उस स्टडी में ना सिर्फ हम विजिबल लाइट यानी हबल टेलीस्कोप से मदद ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए इंफ्रारेड में मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम्स में तस्वीरें ले रहे हैं। मसलन ये तस्वीर आपको मुख्तलिफ लगेगी क्योंकि ये तस्वीर मिड इंफ्रारेड में, ये इंफ्रारेड की शुरू की स्पेक्ट्रम की तस्वीर नहीं है, वो मैंने आपको पहले दिखा दी। ये मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की तस्वीर है जो कि मेरे ने ली है, और इसमें हमें एक एक पिक्सल की स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी पड़ेगी, यानी उसकी रोशनी को देखना पड़ेगा, उसको रोशनी के रंगों में तकसीम करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि कौन सी वेवलेंथ में। जब मैं 7 रंगों की बात करता हूँ तो वो विजिबल लाइट की बात होती है, लेकिन अगर इंफ्रारेड की बात करें तो उसमें तो 7 रंग नहीं होंगे। तो एक्चुअली जो ज़्यादा अच्छा तरीका है वो ये है कि मैं ये कहूँ कि इसकी वेवलेंथ्स में इसको तोड़ा जाता है, क्योंकि अगर आप विजिबल लाइट की बात करें तो वहाँ पर भी वेवलेंथ्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ रंगों में अपीयर हो रही होती है। तो वेवलेंथ ज़्यादा बेहतर तरीका है, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे कि इंफ्रारेड के कौन से रंग होते हैं। तो इनकी वेवलेंथ में तोड़ा जाता है, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और उसके ज़रिए जो डाटा हम एनालाइज कर रहे हैं, इस डाटा पर बहुत जल्दी पब्लिकेशन आने वाली हैं, बहुत से पेपर्स आने वाले हैं कि हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है। चलते हैं नेपच्यून की तरफ, जो कि 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फासले पर है। बहुत बड़ा गैस का जॉइंट है, इसके गिर्द भी रिंग्स हैं, और आप इसके बैकग्राउंड में गैलेक्सीज भी देख रहे हैं। तो जब हम इसे देखते हैं तो हम इसके मून्स को भी देखते हैं, इसके रिंग्स को भी देखते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे यूरेनस के इसके एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन को भी देख रहे हैं। एक साल इसका 164 दिनों के बराबर है। मैं आपको यहाँ पर जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने तस्वीर ली है नेपच्यून की वो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको इसके चांद नज़र आ रहे हैं। 14 चांद हमारे ख्याल में इसके हैं, जिसमें से 7 अभी हम डिस्कवर कर चुके हैं, और बाकी
नामालूम अफराद में उनकी गिनती हो सकती है, नामालूम चांद में गिनती हो सकती है। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ मून दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको एक नेलेट मून भी नज़र आ रहा है जो कि 60 किलोमीटर का डायमीटर है, छोटा सा चांद है। और उसके साथ साथ जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, उन तस्वीरों को हम कंपेयर कर रहे हैं वॉयेजर 2 की, जो कि 1999 में 1989 में यहाँ से गुजरा था। तो उसने भी हमें इसके रिंग्स की तस्वीरें भेजी थी। उन तस्वीरों को और इन तस्वीरों को लेकर हम इसकी एटमॉस्फेयर के बारे में गेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा ये ख्याल है कि इसकी एटमॉस्फेयर में मीथेन बहुत मौजूद है। जो क्लाउड्स हैं वो मीथेन के क्लाउड्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सनलाइट को। इसका एक चांद है जिसे ट्राइटन कहा जाता है। ये इसका बाय बर्थ चांद नहीं है, यानी इसने इसको जन्म नहीं दिया। जिस तरीके से ज़मीन का चांद ज़मीन ने उसको जन्म दिया, इसका चांद जिसे ट्राइटन कहा जाता है वो एक लेपालक बच्चा है। वो काइपर बेल्ट में घूम रहा था, इसने पकड़ लिया उसको, इसने कहा आओ मेरे गिर्द घूमो, और इसने उसे अपना चांद बना लिया। तो ये नेचुरल मून नहीं है, ये इसका आर्टिफिशियल मून है। बाकी नेचुरल मून है जो कि आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। हम इसके पोलर रीजन्स में भी इंटरेस्टेड हैं, उनको भी देखना चाहते हैं। और अब उससे आगे चलते हैं तो हम दाखिल हो गए हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारे सोलर सिस्टम के एंड पर एक बेल्ट है जिसे काइपर बेल्ट कहा जाता है, जो 30 से लेकर 35 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फासले पर है। और ये वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, यानी नेपच्यून से आगे। उसके साथ साथ इसे काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है, केबीओस। केबीओस का नाम आप बहुत सुनेंगे स्पेस में, अगर आप स्टडी करते हैं तो केबीओस के नाम बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसा प्लूटो एक केबीओ है, ड्वार्फ प्लैनेट है, छोटा प्लैनेट है। 80 मुख्तलिफ किस्म के केबीओस इस वक्त हम उनको स्टडी कर चुके हैं, उनको देख रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं। उसके अलावा बहुत से केबीओस हैं, जो 80 केबीओस हैं उनकी भी मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो जो ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो की बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ इसमें एस्ट्रॉइड्स भी हैं, कॉमेट्स भी हैं। कॉमेट्स से भरा हुआ है ये काइपर बेल्ट। तो कॉमेट्स जो आते हैं वो कुछ इधर से आते हैं और कुछ बाहर के सोलर सिस्टम से भी आ सकते हैं। तो ये ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एरिस है, प्लूटो है, उसके अलावा केबीओस हैं। हम उनकी साइज, शेप, चांद, ये मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। हमें लगता है कि कुछ ऐसे होंगे जिनके गिर्द रिंग्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके गिर्द मून होंगे, केबीओस के गिर्द मून होंगे। और अब हम जा रहे हैं, इंतज़ार में हैं कि सोलर सिस्टम में जो चीज़ें थी वो तो हमने पढ़ दी, लेकिन सोलर सिस्टम के जो विजिटर हैं जो कभी कभी आते हैं, जिस तरीके से ओमुआ इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो 2017 में आया, उस वक्त जेम्स वेब टेलीस्कोप मौजूद नहीं थी। हम इस किस्म के बाहर से आने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, उनकी तलाश में हैं, उनके इंतज़ार में हैं, क्योंकि हम उनको कहते हैं, नासा उनको कहती है टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम से मुराद ह्यूमैनिटी। जब मैं हम का वर्ड यूज़ करता हूँ तो मैं ह्यूमैनिटी की बात करता हूँ। लोगों को इख्तलाफ होता है कि ये हमने नहीं किया, लेकिन ये इंसानियत ने किया। तो हम इसे कहते हैं टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और अब हम इंतज़ार में हैं कि ओमुआ की तरह मुख्तलिफ इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स जब आएंगे तो उन्हें भी जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए देखा जाएगा और उन पर भी स्टडी की जाएगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप का पहला साइकिल कंप्लीट हो गया। पहले साइकिल में जो चीज़ें हमने डिस्कवर की वो मैंने आपको यहाँ पर सोलर सिस्टम की हद तक बता दी। अब हम साइकिल 2 की तरफ जा रहे हैं, और साइकिल 2 में हम स्मॉल बॉडीज़ को, हम जुपिटर के अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ हम जुपिटर के मून्स को ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। हम सैटर्न के मून को ज़्यादा गहराई से स्टडी करेंगे, यूरोपा को, एनसेलेडस को। उसके साथ यूरेनस का NIR नियर इंफ्रारेड मैप बनाना है। तो ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने साइकिल 2 के लिए रखे हैं, और जो इनमें काम होगा तख्ती ऑनलाइन आपको इतला देती रहेगी। तो हमारा ये सेगमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पहले साल में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सोलर सिस्टम में क्या देखा, क्या डिस्कवरीज की, वो चीज़ें आपको आसानी, आसान अल्फाज में बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे, हमारी हौसला अफजाई करेंगे और उसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे। इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।